नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रैपिड गोल चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताजातरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़ी खबरें। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे, भारत में चल रहे वर्तमान घटनाक्रम और क्यों यह जानकारी आपके लिए इतनी जरूरी है, खासकर उन छात्रों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि क्यों करंट अफेयर्स के विषय से जुड़े ये न्यूज सेगमेंट्स आपको सही दिशा में तैयारी करने में मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल रैपिड गोल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, रैपिड गोल के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या नीति, उससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं, चुनौतियों और इसके संभावित समाधान पर। यह विषय न केवल यूपीएससी मेंस बल्कि एसएससी, सीजीएल, UCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद प्रासंगिक है। भारत, जो दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है, अब एक ऐसी स्थिति में है जहां जनसंख्या को एक संपत्ति के रूप में बदलने या इसे एक चुनौती बनने से रोकने के लिए सटीक नीतियों की आवश्यकता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि क्यों भारत को अपनी जनसंख्या नीति को और अधिक व्यापक और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है। भारत की कुल प्रजनन दर और जनसांख्यिकीय परिवर्तन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेफ्स 5 2019 से 21 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR 2.0 तक गिर गई है। यह 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, जो स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन यह गिरावट सभी राज्यों में समान नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में TFR 3.0 के आसपास है, जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह 1.7 या उससे भी कम है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में TFR मात्र 1.5 है, जो जनसंख्या में गिरावट और कामकाजी आयु वर्ग में कमी की चिंता को जन्म देता है। कम प्रजनन दर का अर्थ है कि आने वाले दशकों में भारत को कामकाजी आबादी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति आर्थिक विकास के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, विशेष रूप से तब जब भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश के अंतिम चरण में है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, अवसर और चुनौतियां। भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने का समय केवल 25 से 30 वर्षों तक है। वर्तमान में भारत की 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है और 26% आबादी 10 से 24 वर्ष की आयु में है। लेकिन अगर इस युवा जनसंख्या को उचित शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर नहीं मिले, तो यह लाभांश एक सामाजिक संकट में बदल सकता है। बुजुर्ग होती जनसंख्या और स्वास्थ्य पर प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2023 बताती है कि 2050 तक भारत की 20% आबादी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की होगी। वृद्धावस्था में गैर संक्रामक रोग NCDs जैसे मधुमेह और हृदय रोग बढ़ने की संभावना है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन प्रणाली पर भारी दबाव पड़ेगा। रजत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर वृद्ध आबादी को उत्पादक कार्यों में शामिल करना एक समाधान हो सकता है। संसाधनों पर बढ़ता दबाव और पर्यावरणीय प्रभाव। बढ़ती आबादी ने प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। जल संकट। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1951 में 5177 क्यूबिक मीटर से घटकर 2022 में 1500 क्यूबिक मीटर रह गई है। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। शहरीकरण। अनियोजित शहरीकरण ने स्वच्छता, प्रदूषण और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव बढ़ा दिया है। विकास और पर्यावरण। यदि संसाधनों का उपयोग सतत रूप से नहीं किया गया, तो भारत की पारिस्थितिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। महिलाओं को सशक्त बनाना। जनसंख्या नीति का केंद्रीय पहलू। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के बेहतर अवसर देकर प्रजनन दर को नियंत्रित किया जा सकता है। महिला साक्षरता। भारत में महिला साक्षरता दर लगभग 70% है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह 50% से भी कम है। लैंगिक भेदभाव, लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं अभी भी व्यापक है।
भारत की जनसंख्या नीतियों का ऐतिहासिक विश्लेषण। 1952 में भारत ने दुनिया का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में विवाह आयु बढ़ाने, शिक्षा का विस्तार करने और नस्बंदी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में प्रजनन दर 2.1 तक लाने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लक्ष्य शामिल थे। आगे की राह, समाधान के सुझाव। 1. क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना। हर राज्य की जरूरतों के अनुसार जनसंख्या नीति बनानी चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए उच्च प्रजनन दर को नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में वृद्ध होती जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा नीतियां आवश्यक है। डिजिटल तकनीक का उपयोग। डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया जा सकता है। 3. पारिवारिक नियोजन को शिक्षा और रोजगार से जोड़ना। परिवार नियोजन को शिक्षा, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन योजनाओं से जोड़ने से दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। 4. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। वृद्ध होती आबादी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 5. पर्यावरणीय स्थिरता। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संसाधनों का सतत उपयोग और स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को बढ़ावा देना होगा। निष्कर्ष, भारत की जनसंख्या नीति अब केवल नियंत्रण तक सीमित नहीं रह सकती। इसे शिक्षा, रोजगार और पर्यावरणीय स्थिरता के व्यापक लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह विषय आपके लिए यूपीएससी जीएस पेपर 2 और 3, ऐसे राइटिंग और अन्य परीक्षाओं में सीधा काम आएगा। रैपिड गोल चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इस महत्वपूर्ण विषय से संबंधित एक प्रश्न पर विचार करते हैं। भारत को अपनी वृद्ध होती जनसंख्या के कारण किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा परिवार नियोजन नीतियां इन मुद्दों का समाधान कैसे कर सकती है? आइए अब इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करते हैं। भारत को अपनी वृद्ध होती जनसंख्या के कारण कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए परिवार नियोजन नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वृद्ध होती जनसंख्या की चुनौतियां। 1. स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। गैर संक्रामक रोगों NCDs वृद्ध लोगों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा अधिक होता है। लंबी अवधि की देखभाल। वृद्ध लोगों को नियमित चिकित्सा देखभाल, दवा और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है। मानसिक स्वास्थ्य। वृद्धावस्था में अवसाद और अकेलेपन जैसी मानसिक समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। 2. आर्थिक चुनौतियां। पेंशन और सामाजिक सुरक्षा। बढ़ती वृद्ध जनसंख्या के लिए पेंशन प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना आवश्यक है। कार्यबल पर दबाव। कामकाजी आयु वर्ग की आबादी कम होने से आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। 3. सामाजिक चुनौतियां। परिवार पर बोझ। वृद्ध लोगों की देखभाल का दायित्व अक्सर परिवार पर होता है, जिससे आर्थिक और भावनात्मक दबाव बढ़ता है। पीढ़ियों का असंतुलन। परिवारों में युवाओं और वृद्धों के बीच असंतुलन बढ़ने से सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती है। 4. पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां। स्वास्थ्य सेवा का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी वृद्ध लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती। आवास और परिवहन। वृद्ध जनसंख्या के लिए उपयुक्त आवास और परिवहन सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त है। परिवार नियोजन नीतियां इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकती है? 1. जनसंख्या नियंत्रण और स्थिरता। परिवार नियोजन नीतियां प्रजनन दर को नियंत्रित कर जनसंख्या वृद्धि को स्थिर कर सकती है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण। राज्यों के प्रजनन दर के आधार पर अलग अलग रणनीतियां अपनाई जा सकती है। लक्ष्य आधारित योजनाएं। परिवार नियोजन के माध्यम से TFR को 2.1 तक बनाए रखना दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करेगा। 2. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। परिवार नियोजन नीतियों के तहत मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम वृद्धावस्था के लिए भी उपयोगी ढांचा तैयार कर सकते हैं। निवारक स्वास्थ्य देखभाल। प्रारंभिक उम्र से स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश वृद्धावस्था की स्वास्थ्य समस्याओं को कम कर सकता है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवाएं।
वृद्ध जनसंख्या के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र और बुजुर्गों की देखभाल योजनाएं शुरू की जा सकती है। 3. आर्थिक समन्वय। परिवार नियोजन नीतियां परिवारों को आर्थिक रूप से स्थिर बनाने में मदद कर सकती है। पेंशन योजनाओं का विस्तार। वृद्ध लोगों के लिए सार्वभौमिक पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। कौशल विकास और पुनर्नियोजन। वृद्ध जनसंख्या को रजत अर्थव्यवस्था के तहत उपयोगी बनाया जा सकता है। 4. सामाजिक समावेशन। महिलाओं को सशक्त बनाना। परिवार नियोजन के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर उन्हें परिवार के निर्णयों में शामिल किया जा सकता है। समुदाय आधारित देखभाल। सामुदायिक केंद्र और वृद्धावस्था देखभाल योजनाएं परिवारों पर बोझ को कम कर सकती है। 5. पर्यावरण और बुनियादी ढांचे का विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर संसाधनों पर दबाव कम किया जा सकता है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। बुजुर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अस्पताल, आवास और परिवहन सुविधाएं विकसित की जा सकती है। निष्कर्ष। भारत को अपनी वृद्ध होती जनसंख्या की चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। परिवार नियोजन नीतियां केवल प्रजनन दर को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के व्यापक लक्ष्यों से जोड़ना होगा। इन नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन न केवल वृद्ध जनसंख्या की समस्याओं को हल करेगा, बल्कि भारत के समग्र विकास में योगदान देगा। आइए अब एक और प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न: जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसब्री से दरकार है, वे जॉब कहां से आएंगे? स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न यूपीएससी मेंस में पूर्व के वर्षों में पूछा जा चुका है। चलिए अब इस प्रश्न के उत्तर पे चर्चा करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि देश की 60% से अधिक आबादी कामकाजी आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष में है। लेकिन इस अवसर को तभी लाभ में बदला जा सकता है जब रोजगार सृजन और रोजगार योग्यता के बीच की खाई को पाटने के लिए रणनीतिक प्रयास किए जाएं। चुनौतियां: रोजगार योग्यता और नौकरी का संकट। कौशल अंतर। भारत के कई युवाओं के पास उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल नहीं है। 65% भारतीय युवा 35 वर्ष से कम आयु के हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश आवश्यक रोजगार कौशल से वंचित है। डिजिटल स्किल्स। उद्योग 4.0, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हरित नौकरियों की मांग बढ़ रही है, लेकिन युवाओं को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के प्रयास अभी अपर्याप्त है। कृषि पर निर्भरता। भारत की आधी से अधिक श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी है, जबकि इसकी उत्पादकता बेहद कम है। कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्र में श्रमिकों का स्थानांतरण धीमा हो रहा है। नौकरी सृजन की कमी। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संगठनों के अनुसार भारत को हर साल 12 मिलियन नई नौकरियों की आवश्यकता है, लेकिन मौजूदा रोजगार सृजन दर इससे काफी पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। महामारी, यूक्रेन संकट और चौथी औद्योगिक क्रांति ने वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों को तेज कर दिया है, जिससे नौकरी के पारंपरिक स्वरूप बदल रहे हैं और नए कौशल की मांग बढ़ रही है। समाधान: भारत को जॉब्स कहां से मिलेंगी? कौशल विकास और पुनः कौशल निर्माण। रेस्किलिंग। भारत में स्किल इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 2015 से 2024 के बीच इस पहल के तहत लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो भारतीय युवाओं को वैश्विक बाजार के लिए तैयार कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति NEP 2020 युवाओं को रोजगार केंद्रित शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। उद्योग और सरकारी साझेदारी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के तहत 131 परियोजनाएं चल रही है, जो IT, निर्माण और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में नौकरी तैयार कर रही है। IT और डिजिटल तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए माइक्रोसॉफ्ट, IBM और Amazon जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की गई है। नए रोजगार क्षेत्र।
ग्रीन जॉब्स, अक्षय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई नौकरियां तेजी से उभर रही है। गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, नीति आयोग के अनुसार भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 2023 तक 7.7 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। रोजगारोन्मुख निवेश, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में नई नौकरियां सृजित हो रही है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं से भी बड़ी संख्या में नौकरियां उत्पन्न होंगी। निष्कर्ष, रोजगार योग्यता की गिरती दरों को नजरअंदाज करना डेमोग्राफिक डिविडेंड के लाभ को खोने के समान है। भारत को इस स्थिति से उबरने के लिए कौशल विकास, उद्योग, सरकार साझेदारी और उभरते क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान देना होगा। यह न केवल युवाओं को रोजगार देगा बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा देगा। यह विषय UPSC GS पेपर 3 और निबंध लेखन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर दिन ताजा तरीन करंट अफेयर से अपडेटेड रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।